देखो सबसे पहली बात तो है प्रेशर एग्जर्ट क्यों होता है। आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसका जो वेट होता है ना एयर मॉलिक्यूल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स के वेट की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है। तो जो अर्थ होती है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहां तक आने में काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स कलेक्टेड रहते हैं और ज्यादा वेट एग्जर्ट हो पाता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कहीं पे, तो वहां पर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो हायर एल्टीट्यूड का प्रेशर थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड से कम होता है, जैसे एग्जैक्टली अगर बहुत ज्यादा घुस के देखना है तो P इक्वल टू रो जी एच एक फॉर्मूला होता है, इसको भी लगा के देख सकते हो। आपको ज्यादा जानना होगा तो यहाँ पर रो की डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और एच जो होता है हाइट होता है। इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो कैसे वेरी करता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इनफैक्ट जी भी ज्यादा बढ़ता है, ऊपर जी की वैल्यू कम रहती है और नीचे जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। आपको पता होना चाहिए जो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा लगता है और ऊपर थोड़ा सा कम लगता है, और यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। और डेंसिटी भी ओवरऑल आप देखोगे तो डेंसिटी रिमेन्स भी रहती है। अगर अगर मान लो कोई एयर पार्टिकल है तो मान लो उसकी डेंसिटी सेम है, ऊपर से नीचे तक आओगे तो ये जो ओवरऑल पी की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है, बढ़ती जाती है। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि नीचे नीचे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है और ऊपर क्या होती है, कम होती है। अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान लो एक एटीएम प्रेशर है, तो इसको बोलते हैं एपी। और जो हमारा प्रेशर होता है, मान लो हम किसी चीज को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम ज्यादातर बॉइलिंग वेपर प्रेशर या बॉइलिंग प्रेशर बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, अगर चाहे तो इसको हम वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। तो होता क्या है जब हम किसी चीज को बॉईल कर रहे होते हैं, मान लो किसी वाटर कंटेनर में लेकर के हम किसी वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो यहां पर वाटर कंटेनर पे ऊपर से एक फोर्स एक्सर्ट होता है या ऊपर से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है ऐसे, ठीक है, जो कि होता है एपी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नीचे से भी एक सर, प्रेशर, क्या, सर रो क्या होता है? सर रो। अरे रो यार डायरेक्शन दिखा रहा है ऊपर से प्रेशर की। रो इज नथिंग, रो इज द ओके डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। क्या, अच्छा इसमें दिखा रहे हो रो, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है ठीक है। ओके सर। ये होता है डायरेक्शन है प्रेशर का ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, एपी लगता है। इसको बोलते हैं एटीएम प्रेशर। एक प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लगता है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जब हम इसको उठाते हैं, जब इसको हम बॉईल करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगता है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। एक कंडीशन आती है वेपर प्रेशर का मान वैल्यू जो होता है इसका बढ़ता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है, इसको हम टेम्परेचर देते जाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ने की वजह से वीपी बढ़ता रहता है और एपी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है इस पार्टिकुलर स्पेस के लिए। अगर एक पार्टिकुलर फील्ड पे आप ले रहे हो तो वहां पर एक की जो है आपकी एपी की वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा टाइम जिस वक्त वीपी की वैल्यू एपी से ज्यादा हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम जो आपका वेपर प्रेशर है अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बॉइलिंग या इवेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है उस कंडीशन में। तो जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और जिस टेम्परेचर पर ये होता है, द टेम्परेचर एट विच दिस वीपी इज ग्रेटर देन एपी, मतलब बहुत ज्यादा घुसने की बात नहीं बेटा, 11th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू जब एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगी तो जिस टेम्परेचर पे होती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब दो चीजें हैं बेटा, यहां पर होता क्या है, हायर एल्टीट्यूड पर प्रेशर की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो अगर प्रेशर की वैल्यू कम है, मतलब कि जो आपका वीपी है, जो आपका एपी है वो ऑलरेडी कम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर एल्टीट्यूड पे कम होता है। तो यहां पर क्या होता है, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे किसी, जैसे मान लो ये तो आप नीचे कर रहे थे, अभी आप यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पर आपने आग जलाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपने आग जलाई तो इस यहाँ पर जो कंटेनर रखा होगा, कंटेनर में जो वाटर रहेगा, अब मान लो ये अब फिर से प्रेशर लगा रहा है, ठीक है।
अब फिर से नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, और ऊपर से इसके ऊपर ऑलरेडी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी डाउन जा चुकी है। तो ओवरऑल अगर वीपी को एपी से ज्यादा होना है तो जरूरी नहीं है कि वीपी बहुत ज्यादा बढ़े, ये अभी बीपी थोड़ा कम भी राइज करेगा तब भी ये एपी से ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा। इज इट राइट और नॉट? क्योंकि सर ऊपर प्रेशर कम है, ऊपर प्रेशर कम है, इसलिए वीपी को एपी से ज्यादा होने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, जल्दी ज्यादा हो, जितना ऊपर जाओगे को कम ही टेम्परेचर पे ऊपर प्रेशर बेटा। वीपी इज द वेपर प्रेशर, ओके वीपी इज द वेपर प्रेशर और एपी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Sir, can you repeat? इट इज एपी एंड इट इज बीपी। वीपी और बीपी एक ही है ना? क्या? वीपी और बीपी एक ही है ना? जीपी? सर बी बॉल वाला। अच्छा ये वाला, वो द बॉइलिंग पॉइंट दैट वाज द बॉइलिंग पॉइंट, Yes, sir. इसलिए मैंने उसको डिफरेंशिएट किया था, वो बॉइलिंग पॉइंट था। बेटा मुझे ये लगता है यार, वेट पहले म्यूट करो, मैं म्यूट कर दूंगा। एक बार शांत रहो, फिर से पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार शांत रहो, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा खुद से। अब यहाँ पर वीपी की वैल्यू क्या है? वीपी की वैल्यू एपी से ज्यादा जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत लेस टेम्परेचर पे भी वो वीपी क्या करेगा, एपी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हमने टेम्परेचर बढ़ाया था उतना ज्यादा वीपी बढ़ा था। और क्योंकि एपी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा थी, इसलिए बीपी को ज्यादा बढ़ना पड़ा था उसको क्रॉस करने के लिए। जिस वक्त बीपी की वैल्यू एपी को क्रॉस करती है उसी वक्त बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और उसी वक्त बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब ये हायर एल्टीट्यूड पे होता है ना, उस कंडीशन में एपी की वैल्यू कम होती है। अगर एपी की वैल्यू कम है ना तो रीच करने के लिए उतनी दिक्कत इसको नहीं लगेगी, ये जल्दी रीच कर जाएगा। यानी वीपी की वैल्यू अगर एपी से ज्यादा जानी है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, एक कम टेम्परेचर पे भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एपी ऑलरेडी कम है। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे टेम्परेचर, वैसे वैसे बीपी बढ़ रहा था। अब पता लगा अगर अब यहाँ पर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वाटर का, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हुआ करता था, तो ऊपर अगर उसको बॉइल करोगे तो ये 90 डिग्री पर ही बॉइल कर जाएगा। इज दैट क्लियर? यस यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर ऐसे तो लिक्विड का कोई बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता ही नहीं है। क्या सर डायग्राम रिपीट कर दीजिए। बेटा बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, नीचे से ऊपर जाएंगे प्रेशर के साथ वेरी करता है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि फिक्स्ड एक सरफेस पे तो फिक्स होता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो वेरी करेगा। मैं एक उसको बताता हूँ एक बार फिर से, बेटा समझ दो, नहीं तो रिकॉर्डिंग बेस में उसमें समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं टाइम नहीं ले सकता बहुत ज्यादा। जिसको समझ आए इस बार समझ लेना, ये तो छोड़ देना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ जितना उतना अगर रिकॉर्डिंग में समझ जाना। बेटा होता क्या है, सरफेस पे अगर है कोई चीज, सरफेस पे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अब एपी की वैल्यू अगर यहाँ पर मान लो 7 है, मान लो एक कंसिडर किया, अब मत पूछना 7 क्यों है, 7 एटमॉस्फेयर होता क्या है, प्लीज वो मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ वैल्यू। अब यहाँ पर अगर वीपी की वैल्यू को रीच करनी है, वीपी मान लो स्टार्ट में वेपर प्रेशर 3 था, आपने टेम्परेचर 50 उस वक्त था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये वैल्यू वीपी जो वीपी है, वीपी भी 7 रीच कर चुका है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वीपी 7 रीच कर चुका, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा या 8 पहुंच चुका है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब वीपी की वैल्यू एपी से ज्यादा हो चुकी है, मतलब कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है और ये बॉइल होना स्टार्ट हो चुका है। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत होगी। ऊपर जब ये हो रहा है, जब ये हायर एल्टीट्यूड पे हो रहा है, तो वहां पर एपी की वैल्यू 7 ना होकर के 5 है अभी, मतलब थोड़ा सा कम है। तो अगर बीपी यहाँ पर 3 था और यहाँ पर T = 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अगर बीपी को 5 को क्रॉस करना है तो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर तो ये 90 पर ही क्रॉस कर जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। 90 या उससे कम भी, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मतलब 100 से कम पे ही वो एपी को क्रॉस कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? यस सर। अगर वो 100 से कम पे क्रॉस कर जाएगा मतलब ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो ये गई। उस पे भी तो डिपेंड करता है प्रेशर पे, ऊपर कितना कम प्रेशर, तो प्रेशर पे ही तो डिपेंड कर रहा है, मैं फिर डिस्कस क्यों कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर प्रेशर बेटा? सर आपने बताया तो था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट रहेगा और बाकी वो टेम्परेचर पे वेरी करेगा। हाँ सर ऊपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ऊपर प्रेशर कम होगा, ऊपर प्रेशर क्या और टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट को राइज करने। तो अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में अगर साधारण भाषा में बोलूं
तो एक बात है, सीधे सीधे समझ जाओ, अगर आपने टेम्परेचर को कम दिया है तो ओवरऑल आपने, अगर मान लो आप दाल पका रहे हो तो दाल पकाने में आपने एक सोर्स यूज किया है जो था वाटर। अब वाटर को बॉईल करने के लिए केवल आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर दिया है। अब अभी तक जो जमीन पे पकाते थे हमने वहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था, तो ओवरऑल ज्यादा पक जाती थी क्योंकि आप टेम्परेचर ज्यादा कर रहे थे उसी बॉइलिंग के लिए। लेकिन अभी जब वाटर को पका रहे हो, यानी अभी जब वाटर बॉईल हो रहा है तो वो 85 या 80 पे ही बॉईल हो जा रहा है, तो ओवरऑल गिवन क्या बेटा बीच में बोलने की क्या जरूरत होती है यार। अगर आप टेम्परेचर को दे रहे हो, इसका मतलब है अगर आप कम टेम्परेचर दे रहे हो यार, फिर बीच में आप बोला म्यूट कर दूंगा यार मैं। अब टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हो आप, अगर टेम्परेचर, अच्छा ये बात बताओ, कल ही बताया था मैंने, अगर आप Q = m/s ΔT में भी देखो ना, चाहे स्पेसिफिक हीट देख लो चाहे जिस पे देख लो, मैंने बार बार बताया है कि Q जो होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्ट फंक्शन होता है कि नहीं होता? यस सर। भैया दी गई एनर्जी जो होती है टेम्परेचर का डायरेक्ट फंक्शन होती है। मैंने बार बार काइनेटिक एनर्जी को बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और लगातार मैंने हर क्लास में बताया हुआ है। तो एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर आपने टेम्परेचर को कम दिया है मतलब ओवरऑल गिवन एनर्जी कम हुई है, तो इस वक्त जो दाल कुकर के अंदर है उसको कम एनर्जी मिल पाई है, इसलिए वो पक नहीं पाएगी, वो कम पकेगी। और अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक फॉर्मूला भी है, आप इसको लिख सकते हो एट द अर्थ सर। यहां पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि कुकिंग फूड या कुक फूड इज इक्वल टू टाइम प्लस टेम्परेचर। दोनों फंक्शन रेस्पॉन्सिबल है, मतलब एक पार्टिकुलर, मान लो आपको बता दिया गया कि ये भिंडी की सब्जी है और ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकती है। अगर आपको बता दिया गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकती है, तो आप ये जरूर पूछोगे भैया कितनी देर पकाएंगे। ये नहीं कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुबह से शाम तक पकाते जाओ और पकती जाए और पता लगा खत्म हो गई सब्जी, या फिर आपने 2 मिनट के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड रीच किया उसके बाद आपने खत्म कर दिया। तो बेटा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे कि सर जी ये टाइम कितना लगेगा इसका, तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है उस चीज का, अगर आपको फूड करना है, यानी फूड को अगर आपको पकाना है। तो ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं तो अगर अर्थ सरफेस पे हम जाते हैं, अर्थ सरफेस पे बेटा अब इससे ज्यादा सही से नहीं बता सकता मैं। अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है सेम फूड को पकाने के लिए ज्यादा दी जाती है, इसीलिए जो टाइम होता है वो ओवरऑल कम होता है। जब आप हिल सरफेस पे होते हो, हिल पे होते हो, तो हिल पे क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है, इसीलिए इसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आप उसी टाइम तक पकाओगे तो ओवरऑल कुकिंग कम हो जाएगी। क्या किसी को सही से समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं रही? नो सर। कोई समझा सकता है? कोई समझा सकता है सही से? सर मैं समझा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, मैं कौन हाँ, समझा दे सर, आप बताओ। नाम बताओ। सर दिव्यांशु। हाँ हाँ बताओ दिव्यांशु। यस सर। सर जो अर्थ सरफेस है हम उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं और आधे घंटे के लिए पका रहे हैं, लेकिन हिल सरफेस पे उसे 80 डिग्री मिल रहा है और उसे टाइम भी उतना ही मिल रहा है, तो फिर बेचारा वो नहीं पक पाएगा सही से। लेकिन जो फर्स्ट केस था उसमें वो पक जाएगा अच्छे से। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा थी। फर्स्ट केस में टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए वो कम टाइम में पक गया, लेकिन दूसरे में अगर उतना ही टाइम दे दिया आपने और टेम्परेचर की वैल्यू कम है वहां पे, तो वहां पे पकने में दिक्कत होगी। कोई और समझा सकता है? हेलो, am I audible? हाँ सर आप ऑडिबल। यस सर यू ऑल। कोई और समझा सकता है? सर मैं समझा दूं? हाँ बोलो। सर जो नीचे दो आपने लिखी है उनमें टेम्परेचर का है क्या? सर वो इसलिए टेम्परेचर लिखा तो है यार। सर प्रेशर प्रेशर तो हमको पता ही है नीचे क्या होगा ऊपर क्या होगा यार। प्रेशर पे तो हमें पता ही है कि ऊपर का नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, तो इसलिए। हाँ ऑब्वियसली वो तो यार, इसलिए मैंने प्रेशर पहले डिस्कस किया। यहाँ पर मैं इतनी देर से क्या कर रहा था बताओ? एपीबीपी में क्यों बता रहा था? पहले तो प्रेशर बता रहा था ना, कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, पहले तो उसको डिस्कस किया, उसके बाद आया हूँ ना टेम्परेचर कुकिंग फूड पे। तो टेम्परेचर और कुकिंग फूड सर हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो टाइम कम लगेगा, टेम्परेचर कम लगेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा ये तो हर कोई जानता है यार, ये तो हर कोई जानता है। आप घर में पकाते हो, खाना पकाते हो, अगर गैस का चूल्हा खत्म हो रहा है आपको पता होता है कि अगर खत्म हो रहा है तो ज्यादा देर तक पकाना पड़ता ही पड़ता है। आप जल्दी पकाओगे तो नहीं पक पाएगा।
चाय भी आप लो टेम्परेचर पकाते हो, लो टेम्परेचर बनाते हो चाय, तो वो ज्यादा देर लगता है उसको, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में कॉन्सेप्ट। हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कुकर यूज क्यों करते हैं? क्या हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कुकर यूज क्यों करते हैं? ये तो प्रेशर सरफेस पे भी कुकर तो करते हैं। इधर अपन हर प्रेशर surface कुकर तो मैं अपने घर पर तो यूज करते हैं प्रेशर कुकर, देखा नहीं है पे क्या? तो यूज करते हैं रोज, तो बेटा रोज दाल प्रेशर बनती है सर। क्या बोल रहे हो? सर प्रेशर सर वो कुकर कह रहा है घर पर भी यूज करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा घर माउंटेन के ऊपर हो जाएगा। पूछना क्या चाहते हो यार? सर आई एम कह सेइंग रहा है कि दैट मतलब आई वी यूज प्रेशर कुकर एट हायर एल्टीट्यूड। देखो प्रेशर कुकर का फंक्शन क्या होता है? प्रेशर कुकर तो प्रेशर को बढ़ाता है या प्रेशर को कम करता है? यस सर, बढ़ाता है। बढ़ाता है। तो हायर एल्टीट्यूड पे तो यूज नहीं होना चाहिए। सर वो अपन भी तो एक हैं एक सर, क्वेश्चन है सर मेरे वो हम लोग भी तो यूज करते हैं अपने घर पे। नहीं, हायर एल्टीट्यूड पे तो नहीं यूज होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं अगर देख लूंगा एक बार। और ठीक है, वैसे तो अगर प्रेशर को वहां पे कम बढ़ाता होगा है तो चीज जल्दी पकेगी, या सर वो फिर शायद मतलब प्रेशर कुकर को, मतलब वो जो प्रेशर होता है प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ऊपर कोई प्रेशर ऊपर कम रहता है हायर एल्टीट्यूड पे, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए शायद प्रेशर कुकर यूज करते हैं। तो बेटा वो जैसी प्लेस होगी वैसे डिपेंड करेगा। अब जमीन का भी कभी कभी हो जाता है, जमीन में बैलेंस करना होगा। मान लो अगर जमीन में प्रेशर को ज्यादा चाहिए, ऊपर प्रेशर कम चाहिए, मान लो बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो फिर एक जो प्रेशर कुकर में होगा उसमें कुकर का प्रेशर जो होगा वो बैलेंस प्रेशर होगा, तो मे बी एक बैलेंस प्रेशर तक जाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो तो डिफरेंट सरफेस के लिए होता है। सर हाँ? प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है क्या? सर आप ऊपर की प्रेशर बढ़ता है स्लाइड दिखा तो दीजिए। प्रेशर बढ़ता है तो सर टेम्परेचर बढ़ता है क्या? ये किसने बोला? सर नहीं, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम करके हम लोग लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हैं और गैस को हाँ। लिक्विड में। हाँ, उसका फंक्शन है, उसका कल भी बताया था मैंने कि उसके मॉलिक्यूलर जो होते हैं, स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स का, वो पास हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर स्पेस पास हो जाते हैं, तो वहां पर सॉलिडिफाई करना इजी हो जाता है। अरे वैसे भी यार, अगर सॉलिडिफाई कर रहे हो, अगर आप मिल्क ले रहे हो, मिल्क को अगर आप पनीर बनाते हो, अगर आप एकदम से उसको एकदम चिपका के या ऊपर से प्रेशर डाल के आप रख दोगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा चिपक के रहेगी और जल्दी वो सॉलिडिफाई होगी। कहीं भी हो सकता है ये तो यार फंक्शन। अब अगर आप मिल्क को ऐसे जमीन में फैला दो, अब उसको छोड़ दो और उस पर आप नमक डाल दो कि पनीर सुबह बन जाएगी, तो उसमें सॉलिडिफिकेशन उतना अच्छा नहीं होगा। अब नॉर्मल बात है वो। हाँ सर अब हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर खाना पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज करते हैं ताकि वो प्रेशर को बढ़ा दे और टाइम कम लगे खाना पकने में। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। हायर एल्टीट्यूड पे क्या है कि प्रेशर कम है, यही बताया था। हायर एल्टीट्यूड प्रेशर कम है, अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर को ज्यादा रीच करना पड़ेगा और ज्यादा रीच कर जाएगा टेम्परेचर, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाएगा। या इट इज तो सर प्रेशर से टेम्परेचर बढ़ता है ना? क्या बेटा, वो प्रेशर से टेम्परेचर घटता है। मैं डायरेक्ट फंक्शन ऐसे तो नहीं बता सकता कि हाँ प्रेशर को टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। हाँ वो मॉलिक्यूलर स्पेस से मतलब है उस चीज का, और हाँ दोनों एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ प्रेशर जब कम होगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर हमको, अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो उसकी वजह से कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, वो चीज हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट तो फॉर्मूला कोई नहीं है कि प्रेशर और टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके सर, ठीक है, समझ में आया प्रेशर और ये एल्टीट्यूड वाली बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यस सर, आ गई। वेपर प्रेशर की बात। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। वाटर का मैंने स्पेसिफिक हीट डिस्कस किया था, वाटर का स्पेसिफिक हीट। यस जूल्स पर केल्विन सर, 4184 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल पर ग्राम केल्विन ने बोला था ना? देखो बेटा, कभी कभी होता है Q की वैल्यू ms डेल्टा T होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जब टेम्परेचर केल्विन में होगा तो ये कभी कभी केल्विन में दिया होगा और वैल्यू सेम ही रहेगी। कहीं कहीं आप देखोगे, इंटरनेट में भी देखोगे, आप बाहर भी देखोगे बुक में, कि अगर ये टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो ये केल्विन में दिया हुआ होगा और इतना ही होगा ये। और अगर ये वैल्यू अगर मान लो डिग्री, अगर जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो ये वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दी होगी। लेकिन 90% केसेस में ना ये डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दिया हुआ होता है। मैंने सोचा था उस दिन क्वेश्चन डालने के लिए एक केल्विन के लिए, इससे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। मैंने क्वेश्चन हटा दिया है तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ये केल्विन में भी लिखा होगा और कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप Q की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो ये टेम्परेचर टू टेम्परेचर कैंसिल हो जाते हैं। और स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की, ये 4184 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और
एक बात बता दूं, वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जो नॉर्मल एटम होते हैं ना, जो ये मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आयरन वगैरह या कॉपर वगैरह है, जो नॉर्मल जो मेटल वगैरह है ना नॉर्मल, उनसे भी ज्यादा होती है इसकी स्पेसिफिक हीट, और बहुत ज्यादा होती है। और मैं इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपको, कैसे आप इसको फील कर सकते हो कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैसे ज्यादा होती है। क्या आपको पता है गोवा? हाँ बोलो सर। मेरे ख्याल से ग्राम नहीं केजी होगा। यस सर केजी था। हाँ, जूल पर केजी था, और इसका होता है 4184 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर 1000 ही डिवाइड कर दोगे इससे ओवरऑल 4.184 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ज्यादातर सर पहले आपने सर केल्विन में लिखवाया था टेम्परेचर। वही तो बता रहा हूँ जो Q = ms डेल्टा टी का फॉर्मूला है। कई बार होगा कि यहाँ पर केल्विन में लिखा हुआ होगा, यस, और ये टेम्परेचर जो चेंज होगा वो केल्विन में हो रहा होगा। तो ओवरऑल जो यहाँ पर एनर्जी आती है, चाहे कैलोरी में चाहे इसको मापेंगे, अभी आके केल्विन भी आएगी, केल्विन कट जाएगा, केल्विन से केल्विन और टेम्परेचर कट जाता है, इसीलिए उसको दोनों ही चीजें दी हुई होती है। क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि केल्विन में है और डिग्री सेंटीग्रेड में भी है, तो उसकी टेंशन तो सर हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हाँ, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखना, आज के बाद हमेशा याद रखना कि जो भी स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में आएगी, चाहे वो कहीं भी आएगी, वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगी। पर कभी क्वेश्चन में बिना वैल्यू दिए क्वेश्चन कहीं नहीं दिया होगा, चाहे जेईई मेन का एग्जाम दोगे, चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम दोगे, हर जगह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई होगी, क्योंकि हर पार्टिकुलर जगह पे बदल भी जाती है, कभी कभी चेंजिंग भी आती है। मान लो अगर कंडीशन चेंज हो गई, उसके अंदर की टेम्परेचर कंडीशन या फिर उसके अंदर की पार्टिकल कंडीशन चेंज हो गई, तो वो वैल्यू चेंज भी हो जाती है। इसलिए जो पार्टिकुलर क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के सामने उसकी वैल्यू दी गई होगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाटर की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट जो नॉर्मल मेटल होते हैं उनसे भी ज्यादा होती है। आपने कभी सुना है कि गोवा या फिर कोलकाता जैसी जगहों पे कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज और बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाता? यस सर, पता है सर। वो जैसे मुंबई में भी वो टेम्परेचर मतलब ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। क्या कभी सोचा है कि रीजन क्या होता होगा इस चीज का? सर वो कोस्टल एरिया में इसलिए। और कोई रीजन? सर कैन आई टेल? और सर उधर का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। क्यों टेम्परेचर है यार? सर मैं बताऊं? बोलो सर, क्योंकि उधर वाटर की वजह से और वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसलिए उधर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता। बेटा क्या बोल रहे हो? सर वो कोस्टल एरिया है, क्या और उधर देखो वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर इनफैक्ट वहां का। लेकिन क्यों है कोई बता सकता है तो मैं जानूं, और मैं बता भी दिया कि वाटर की स्पेसिफिक हीट है फैक्टर, और कैसे फैक्टर होता है वाटर सर क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती तो प्रेशर भी देता है। अरे यार प्रेशर छोड़ो, केवल टेंपरेचर में बात करो। सर लैंड सी ब्रीज चलती है इसकी वजह से, और कोई बता सकता है? वाटर के ऊपर से पानी एयर जाती है सर। हां सर लैंड ब्रिज सी ब्रीज से वहां पे वाटर की वजह से पानी एयर जाता है, इसलिए वहां मतलब बेटा स्पेसिफिक हीट का, मैं स्पेसिफिक हीट का एग्जांपल पूछ रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट को बता भी दिया कि सबसे बड़ा फैक्टर स्पेसिफिक हीट भी होता है सर, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, और तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा वो नहीं हो पाता, क्योंकि वाटर के जो स्पेसिफिक हीट के उससे ज्यादा टेम्परेचर ना ही लो जा पाता है, ना ही ज्यादा हाई हो पाता है, क्योंकि वो हीट अब्सॉर्ब कर लेता है। बेटा एक बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था। छोड़ो यस यू कैन ट्राई। सर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से सर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है उधर का। ओके, अब ऐसे तो इवेपोरेशन भी एक फैक्टर हो जाएगा। इवेपोरेशन करते वक्त वहां पर लेता रहता है टेम्परेचर बाहर से और हीट अब्सॉर्ब करता है, इसलिए वो इवेपोराइज करते टाइम अगल बगल की चीजों को ठंडा रखता है। तो बेटा ये तो फैक्टर है ही, लेकिन स्पेसिफिक हीट का मैं फैक्टर पूछ रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक हीट एग्जैक्टली? सर वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ बीचेस वगैरह ज्यादा होते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए अगर ज्यादा होती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वाटर पे? सर उसका आसपास वाटर ज्यादा इट वुड नीड अ मोर टेम्परेचर। सर वो इवेपोरेशन के लिए लैटेंट हीट, सर उसको कम या ज्यादा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, सराउंडिंग ठंडी नहीं हो जाएगी? बेटा अगर वाटर के पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है ना, तो पहली बात तो ये है कि वाटर देर से ठंडा और देर से गर्म होता है।
तो होता क्या है, जब जैसे मान लो आपकी ठंडी आती है, तो ठंडी के महीने में मान लो अगर मैं ठंडी से स्टार्ट करूं तो ठंडी आती जाती है। अब ठंडी चल रही है, जब बाकी जगहों पे ठंडी चल रही है, इंडियन जो भी इंडिया का वेदर है उसके अनुसार अगर ठंडी चली है, अब ये मत बताना इवेपोरेशन भी वहां का फैक्टर है, वैसे डिफरेंट बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। मैं आपको स्पेसिफिक हीट फैक्टर बता रहा हूँ। जब ठंडी आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर धीरे धीरे ठंडा होता रहता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जब तक मान लो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर आता है, जैन आता है, आपको एमपी में अगर आप हो तो वहां पता चलता ही होगा कि दिसंबर जैन में ठंडी होती है, फिर फेब में ठंडी होती है, मार्च में थोड़ी थोड़ी ठंडी कम होनी स्टार्ट होती है। तो जब यहाँ पर ठंडी होती रहती है ना, तो उस वक्त वहां का पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा होता रहता है और थोड़ा थोड़ा धीरे, क्योंकि वो स्पेसिफिक हीट उसकी ज्यादा होती है, वो ऐसा नहीं कि एक से टेम्परेचर राइज कर गया एक से डाउन कर गया, धीरे धीरे होती है प्रोसेस उसकी। तो जब तक अभी गर्मी आई है ना, तब तक वो ठंडा होता रहता है, मतलब उसके पहले। अब अगर आगे आप चलोगे ना, जब आपकी गर्मी शुरू हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, उस टेम्परेचर को गर्म होने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? तो वो बाहर की चीजों से हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करते वक्त क्योंकि अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा होता है, तो बाहर से हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब अगर हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो आसपास के सराउंडिंग को ठंडा रखता है। अब आप फिर से गर्मी से ठंडी में जाओ, फिर से ठंडी में गर्मी में जाओ, यही प्रोसेस चलता रहता है कि वो पानी देर से ठंडा और देर से गर्म होता है। कोई दिक्कत? नो सर, तो सराउंडिंग सर्दियों में सराउंडिंग गर्म हो जाएगी क्या? तो इसीलिए तो बेटा गर्म का मतलब ये नहीं कि वो ठंडी में गर्मी पैदा कर देगा। वाटर का काम है कि थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ना वहां पे ठंडी पड़ती है और ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। वो टेम्परेचर को लगभग वो बना के रखता है। वो अगर जिस वक्त टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ रहा होता है सर, वहाँ पे वाटर सराउंडिंग का टेम्परेचर बैलेंस कर देता है। हाँ, क्योंकि जिस वक्त सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उस वक्त वाटर अपने आप को चेंज कर रहा होता है और अकॉर्डिंगली चेंज करते वक्त वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर इफेक्ट डालता रहता है। इसीलिए वहां का टेम्परेचर डिफरेंशिएट करता रहता है और वो अपने एक वैल्यू पर डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा आई विल टेलिंग यू यार, आई विल टेलिंग यू, मैं दिखाऊंगा अभी उसको, टेंशन मत लो। यहां तक समझ में आया? यस सर, यस सर। आई डोंट थिंक किसी को प्रेशर में प्रॉब्लम होगी। कल मैंने जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट था दैट वाज राइट कॉन्सेप्ट। प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो सही था कि वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो जाती है, उसके बाद उसमें टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर या टेम्परेचर कम करते हो तो उसको सॉलिडिफाई होना बहुत इजी होता है। और जब प्रेशर घट जाता है तो वहां पर उसको गैसियस फॉर्मेट में जाना आसान होता है। तो बेटा जहां पर प्रेशर की वैल्यू कम होगी वहां पर गैसियस फॉर्मेट में जाना आसान हो जाएगा। ठीक है सर, तो वो इजीली लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाएगा ना? हाँ बोलो सर। स्टोन और जो वाटर होता है सर, इन दोनों में से स्टोन ज्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है और ज्यादा जल्दी गर्म भी हो जाता है, लेकिन पानी बहुत स्लो होता है। सर ऐसा क्यों? वो स्पेसिफिक हीट का ही रीजन है बेटा। सर इसमें भी स्पेसिफिक हीट, जहां पर देर से ठंडा देर से गर्म होने वाला कंडीशन होता है ना, वहां पर स्पेसिफिक हीट सबसे बड़ी कंडीशन शो करता है। स्पेसिफिक हीट और वाटर, बेटा वाटर के आप अगर पूरी देख लो, आप सीरीज देख डालो, पूरी सीरीज के अंदर देखो ना, केवल 2-4 पार्टिकल आपको दिखेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट वाटर से ज्यादा होगी। नहीं कोई भी आप मेटल उठा लेना, कोई सी पे मेटल की भी स्पेसिफिक हीट नहीं होती जितनी वाटर की होती है। देख लेना अगर एक बार देखना होगा। सर एक जनरल डाउट है सर। सर राजस्थान में भी तो सर रात में सर ठंडी हो जाती है सर, सुबह हीट सर गर्मी रहती है। वहाँ पर बेटा रेत का एक वहाँ पर रेत का कॉन्सेप्ट है। रेत की वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। अरे यार भैया प्लीज स्टॉप इट यार प्लीज। अभी सिलेबस भी बढ़ा देते हैं, कल टेस्ट दिया आपका, 2-4 चीजें बता दो, टेस्ट में आ जाएगा, फिर मत बोलना कि इवेपोरेशन काहे दे दिया उसने। अब बोलो क्या बोल रहे थे अभी, कौन सा पूछ रहा था कि विंड स्पीड से बोलना है। इवेपोरेशन कल पढ़ा रहा था ना मैं लास्ट में, तो विंड स्पीड का क्या पूछ रहे थे? सर वो विंड स्पीड आपने लास्ट में बताई थी, बस फिर से बता दीजिए। बेटा विंड स्पीड का क्या है कॉन्सेप्ट, अगर आपने इस वेपर को या वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट किया है, तो वेपर में कन्वर्ट करते वक्त क्या हुआ है कि वेपोराइजेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बाहर की तरफ कलेक्शन होता रहता है वेपर का, और जब वेपर का कलेक्शन होता रहता है, अगर ये यहीं पे कलेक्शन होता रहेगा तो इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और ये ओवरऑल कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ये इसको रोकेगा, मतलब ये इसकी जो इवेपोरेशन स्पीड है इसको कम कर देगा, ये थोड़ा सा कम कर देगा क्योंकि ऊपर कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर विंड चल रही होगी, अगर विंड फ्लो हो रही होगी तो इसके कंसंट्रेशन को कम कर रही होगी और सराउंडिंग को साफ कर रही होगी, तो आसानी से ये चीज। अरे यार घर में भी देख सकते हो आप, अगर घर के बाहर, अगर आपके घर के बाहर कोई नाली गई हो, अगर वहां से पानी बह रहा है, अब नाली के बाहर पानी बह रहा है, अगर बाहर कचरा इकट्ठा हो गया है या फिर पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है,
तो ऑब्वियस सी बात है पानी रुक रुक कर जाएगा। और एकाएक अगर पानी कहीं गिर रहा है, यहाँ पर अगर एकाएक से फ्लो हो रहा है जहां गिर जा रहा है, तो पानी सीधे सीधे फ्लो होता जाएगा। लेकिन अगर पानी इसी सरफेस पे फैल रहा है, मतलब पानी कलेक्शन अगर हो रहा है पानी का, तो पानी यहाँ पर जैसे पानी यहाँ पर पहुंच जाएगा ना, उसके बाद पानी धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हो कि ऊपर जहां पर विंड जहां पर फ्लो होगी ना, उसके स्थान पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, और कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर विंड हम फ्लो कर दें और तेजी से विंड अगर फ्लो हो जाए तो इसको हटा ले जाएगी। कोई दिक्कत है अभी? नो सर। पक्का समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, यस सर। न्यूमेरिकल्स लगाया ना स्पेसिफिक हीट वाले किसी ने? कहीं गूगल से देख के लगाया कि नहीं लगाया? सर आप स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल्स फिर से बता सकते हैं, वो समझ में नहीं आए थे। बेटा बेटा वीडियो देखो ना। ओके सर। हाँ। विंड स्पीड तक बता दिया था बेटा, उसके बाद हमें बताना था सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस की क्वालिटी या सब्सटेंस के नेचर पर भी वो डिपेंड करेगा। जो आपका इवेपोरेशन स्पीड होगी, इवेपोराइजेशन की जो मेजरमेंट होगी, वो सब्सटेंस की क्वालिटी या स्पेस पे भी इस पे जो भी क्वालिटी है उस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, कोई अगर क्वालिटी का ऐसा सब्सटेंस है, जैसे मान लो कोई लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है, और लिक्विड और दूसरा लिक्विड भी है, बेटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान से समझना। इसके साथ इसके एप्लीकेशन से आते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं पूछता कि व्हाट इज इवेपोराइजेशन, ये क्लास 5 का क्वेश्चन है बेटा, तो एप्लीकेशन ही पूछते हैं। अब मान लो यहां पर कोई बॉन्ड है, ए और बी, ए बी बॉन्ड बन रहे हैं सारे, इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर ए बी बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। इसमें बॉन्ड्स बन रहे हैं ए बी ए बी, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। अगर मैं बोल दूं कि पी में जो बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ पी इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड ऑफ क्यू, तो किसमें इवेपोराइजेशन ज्यादा होगी, पी में या क्यू में? सर क्यू में। क्यू में सर, क्यू में होगी, क्योंकि बॉन्ड कम है। बॉन्ड जल्दी निकल जाएगा, जल्दी कैप्चर कर लेंगे वो। तो बेटा इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीरियडिक टेबल में भी मिल जाएंगे। पीरियडिक टेबल अभी आप पढ़ोगे जब, अगर आएगा आपका, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है जब बॉन्डिंग दिखाई जाती है। आप जैसे आपको बता दिया कि आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो अच्छी होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग से। अब आपको बोल दिया गया है कि इसमें जो है पी वाला सब्सटेंस है वो आयनिक बॉन्डिंग कंटेन करता है, और क्यू वाला सब्सटेंस है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कंटेन करता है। अब बताओ किसमें इवेपोराइजेशन ज्यादा होगी? तो बेटा अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग इजी है या कमजोर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज्यादा इवेपोरेशन। यस, ठीक है। तो पार्टिकल जो भी होगा, सब्सटेंस जो भी होगा, उस पर डिपेंड करेगा। या मैं बोल दूं कि इन पी ए सब्सटेंस इज देयर which have metallic bonding। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग है इसके अंदर, मेटल जो होते हैं, ऐसा किसी ने मेटल और नॉन मेटल तो पढ़ा ही होगा? यस सर, पढ़ा है। यस सर, पढ़ा है। अच्छा, क्रिस्टलाइन और एमरफस जानते हो? यस सर, जानते हैं। क्या जानते हो सर? क्या क्रिस्टलाइन एमरफस? सर क्रिस्टलाइंस को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं और एमरफस को फॉल्स सॉलिड्स भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो पार्टिकल होंगे, अगर उसको हम लिक्विफाई करते हैं, और एमरफस सॉलिड के जो पार्टिकल है उनको लिक्विफाई करते हैं, तो कौन जल्दी इवेपोरेट होगा हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं? तो सर ऑब्वियसली ये अपने एमरफस लिक्विड। हाँ, एमरफस सर, लिक्विड तो दोनों हो चुके हैं, मैंने तो क्रिस्टलाइन को भी कर दिया है और एमरफस को कर दिया है, तो लिक्विड तो दोनों सर ऑब्वियसली ना एमरफस होंगे, क्योंकि उनमें बॉन्डिंग बहुत कमजोर है अगर इफ कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। सर क्योंकि क्रिस्टलाइन के बॉन्ड टाइट है ना। तो अपने आप से लिख लोगे इसको? यस सर, लिख लेंगे। ठीक है, यस सर, लिख लेंगे। अगला देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। सर आपको क्या पता है, मेरा कनेक्शन चला गया था। बेटा वीडियो देख लेना यार, क्या करें अब। मॉलिक्यूलर वेट है, कर दीजिए थोड़े से। सर बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो उसमें इवेपोरेशन धीरे होगा। क्या फॉल्स सॉलिड होगा तो
अगर फॉल सॉलिड का, भैया सॉलिड में इवेपोरेशन क्यों होगा, उसका लिक्विड फॉर्मेट में बोल रहा हूँ। सर आप वो अमरफस वगैरह क्या बता रहे थे, समझ में नहीं आया। बेटा अमरफस जो होता है वो फॉल सॉलिड होता है। अमरफस जैसे मोमबत्ती आपने देखी है ना, अरे कैंडल तो देखी होगी। यस सर। तो कैंडल भी एक तरीके का सॉलिड होता है, लेकिन वो अमरफस टाइप का होता है, क्योंकि उसको आप तोड़ते हो तो टूट जाता है, सर बॉन्ड वगैरह नहीं होता, जाते हैं आसानी से, बस उसको आप बॉन्ड बना के रखते हो बस। तो वहां पर बॉन्ड वगैरह का कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो ना। पर क्रिस्टलाइन सॉलिड बता दीजिए। अरे यार वो नहीं है सिलेबस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसलिए बता दिया क्योंकि मैं पूछ रहा था, आपने कभी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। सॉलिड स्टेट आता है क्लास 12 में, मैंने बताया इसलिए क्योंकि आपको बस अगर जिसने पढ़ा हो जाना हो उसको पता चल जाए। हमारे पास सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हाँ बेटा बोलो बोलो। चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट पे बात करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, अगर कोई गैस है, यहां पर भी एक गैस है और एक गैस यहां पर है, गैस ए है और गैस बी है। ए का मॉलिक्यूलर वेट m1 है और बी का मॉलिक्यूलर वेट m2 है, और m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है। बेटा ऐसे कैलकुलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो प्लीज सही से ध्यान देना। अब अगर m2 का वैल्यू m1 से ज्यादा है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये बताओ कि किसमें इवेपोराइजेशन या किसमें गैस ए। हाँ, कौन वेपोराइज जल्दी होगा या कौन जल्दी उड़ेगा? सर गैस ए। गैस गैस ए उड़ेगी सर। गैस ए। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर ये गैस का लिक्विफाइड फॉर्म है और ये नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये अगर लिक्विड फॉर्म है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाता है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। दोनों ही मान लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दोनों ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपोराइज हो जाता है, और यहाँ पर लिक्विड ए है और यहाँ पर लिक्विड बी है, और ए का मॉलिक्यूलर वेट जो है, ये लिक्विड ए जो है ये किसी गैस ए का लिक्विड फॉर्म है, और ये जो बी है किसी गैस का लिक्विड फॉर्म है, और ए का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बी से कम है, तो कौन ज्यादा जल्दी लिक्विड, कौन ज्यादा जल्दी वेपोराइज होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ही ज्यादा हो गया तो सर। और मैं बताऊं सर सिंपलीफाइड फॉर्म में, बोलो बोलो बोलो। सर आप ही उस दिन बता रहे थे टॉफीज का एक मतलब एक एग्जांपल दे रहे थे ना, तो हम ए को देंगे 15 टॉफी और बच्चे होंगे 15, और बी को दे देंगे 30 टॉफी और बच्चे होंगे 60, तो सर किसको ज्यादा टाइम लगेगा? बी को ही लगेगा ना। हाँ बिल्कुल बेटा, वैसे भी अगर वेट की भी बात कर रहे हो, सही कह रहे हो, और वेट की भी बात कर रहे हो तो वेट के भी तरीके से देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पता है लैंग्वेज में आ जाता है और आपको ये पता भी नहीं होगा कि कंटेनर होगा। बार बार ये हम तो कंटेनर बना के दिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं ना तो वो सीधे लैंग्वेज में लिख के आते हैं कि एक कंटेनर है, उसमें ए में लिक्विड गैस ए भरा है, बी कंटेनर है उसमें लिक्विड गैस बी भरा है, और दोनों ही वेपोराइज होते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो बताओ कौन सा जल्दी वेपोराइज होगा? एक का मॉलिक्यूलर वेट दूसरे के मॉलिक्यूलर वेट से कम है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो देर से वेपोराइज होगा। और वैसे भी देख सकते हो, जो चिड़िया ज्यादा भारी होती है वो कम उड़ती है, जो चिड़िया बहुत हल्की होती है वो ज्यादा तेज उड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, पतंग तो उड़ाई ही होगी बचपन में सबने, समझ रहे हो ना? भी उड़ाते हैं सर, बच्चा भी उड़ाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो कॉमन सी बात है सर, तो ठीक है। तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट कॉमन सी बात नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बता रहा हूँ कि लिख लेना, ऐसे सोच के छोड़ मत देना, आगे ना चल जाना। चलो ठीक है, तो बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर वेपोराइजेशन हो गया। तो मैं बात कर ली वेपोराइजेशन की, अगर कोई पॉइंट मेरे दिमाग में फिर से आएगा तो मैं बता दूंगा, जो मॉड्यूल में नहीं भी है उसको भी लिख लेना कॉपी में, कुछ पॉइंट्स नहीं है वो आप लिख जरूर लेना। क्रिस्टलाइन वगैरह ऐसे मान लो किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, कोई बता सकता है? सर कहना है आयुष शर्मा। सर कहना है अनुराग, जो बताएगा वो समझाएगा। बेटा क्योंकि यार हर चीज मैंने बताया है तो मतलब हर चीज जरूरी नहीं है मैं लिखाता सिर्फ। तो अब बताओ अगर कोई चीज नहीं आती तो मैं पक्का बताऊंगा। बताओ डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस समझा? मैं आज 4 दिन से यही कंफर्म कर रहा हूँ, बताओ। सर कहना है, बोलो सर यार नाम बताओ, दोनों नाम बताओ, नाम बताओ, कौन बताना? सर आयुष शर्मा। आयुष शर्मा बताओ। हाँ जल्दी बताओ, 10 मिनट है यार, खत्म करना है, बोलो जल्दी। सर कहना है, बोलो जल्दी, बेटा जल्दी बोलो। Sir, evaporation doesn't occurs in mass while boiling occurs in a mass substance, and evaporation doesn't occur at boiling point and boiling occurs at boiling point. सर कहना है हिंदी में समझाना यार एकदम बिल्कुल। सर मैं बताऊं? हाँ, सर मैं बताऊं? बताओ।
सर जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, वहीं जो बॉइलिंग होता है सर वो बल्क फिनोमेना होता है। सर पॉइंट 2, ये इवेपोरेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग हमेशा बीपी पे ही इवेपोरेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट होता है। ठीक है, और सर मैं बता दूं सर, आपने जैसे सर और इवेपोरेशन सर बहुत सर पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे सर विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और सरफेस कहना है एरिया। आयुष शर्मा। ओके बेटा, अभी कोई और बोल रहा था, और कौन कौन बोल रहा है? सर आयुष शर्मा मैं बोल रहा था सर। हाँ सर मैं बोल रहा था, बताओ। यस सर। सर जो इवेपोरेशन होती है सर, हम जब किसी भी कंटेनर में पानी लेंगे और उसे अगर हीट देंगे तो जो उसके मॉलिक्यूल्स जो नीचे होंगे उन्हें एनर्जी पहले मिल जाएगी, तो वो सरफेस की तरफ पहले भागेंगे और उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो सरफेस अपने बॉन्ड्स को तोड़ के अपनी स्टेट चेंज कर सके, अपना फेस चेंज कर सके। वो जो टेम्परेचर पे अपना फेस चेंज करेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, इसलिए उसे इवेपोरेशन कह देते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होगा। लेकिन जब पूरा के पूरे को 100 डिग्री टेम्परेचर पे एक स्टेबल टेम्परेचर पे उसका फेस चेंज हो रहा होगा, तब उसे बॉइलिंग कहेंगे। सर यही बेसिक डिफरेंस होता है दोनों। सर कहना है ऑल्सो। गुड गुड। नहीं बेटा, बेटा टाइम नहीं है, छोड़ो। सर उसके बाद बीच में सर एक अलग पॉइंट है सर। हाँ बोलो बोलो, अलग पॉइंट जरूर बोल दो। सर एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस होता है और बॉइलिंग इज नॉट अ कूलिंग प्रोसेस। गुड बेटा, गुड गुड, एग्जैक्टली। आगे बढ़ जाए, लिखाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर। सर बीच में वॉइस चली गई थी जब बेटा एक बार वीडियो देखना, अगर नहीं आएगा तो मुझे कॉल करेगा, आई विल टेल यू। उसके बाद बात करते हैं बेटा, लास्ट है आपका ये इवेपोरेशन कॉज्ड बाय इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग। कोई बता सकता है? सर कहना है यस सर, बिकॉज़ एवोपरेशन टेक्स वेट बेटा, एक बात बताएं, कभी आपने अपने हाथ में पेट्रोल लिया हुआ है? यस सर। एग्जांपल पेट्रोल, परफ्यूम, सैनिटाइजर। अगर आपने कभी पेट्रोल लिया हुआ हो, जैसे ही आपके हाथ में पेट्रोल गिरता है ना, आपको बहुत तेजी से ठंडा लगता है। कोई ऐसा नहीं कि उसमें बर्फ डाली गई है, कोई ऐसा नहीं कि उसका टेम्परेचर बहुत कम किया गया है। बेटा प्लीज म्यूट करो यार। उसका टेम्परेचर कम नहीं किया गया है बेटा, और ना उसमें बर्फ डाली गई है, लेकिन फिर भी वो आपके हाथ में ठंडा होता है। वो भी ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है जैसे बाकी पानी रह रहा है, वैसे ही वो भी रहता है इसी सनलाइट के सामने, इसी अर्थ पे वो लाई करता है, लेकिन फिर भी वो ठंडा लगता है। रीजन इज दैट कि जो आपका पेट्रोल है ना, वो एक अच्छे खासे टेम्परेचर पे, मतलब एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का ले लो आप। नॉर्मल टेम्परेचर जो है आपका घर का जो आपके रूम टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर पे भी वो इवेपोराइज हो जाता है। और इवेपोराइज होते टाइम, जिस वक्त इवेपोराइज हो रहा होता है, उस वक्त तो अगल बगल से हीट को एब्सॉर्ब करता है। तो आपके हाथ में अगर आपने हथेली में लिया हुआ है ना, तो हथेली से मान लो अपनी इस जगह पे, अगर आपने हाथ पे आपने इसको कंटेन किया हुआ है, मान लो यहाँ पर ये फैला हुआ है, तो जिस वक्त ये इवेपोराइज हो रहा होगा ना, उस वक्त ये क्या करेगा, आसपास की जगहों से हीट को एब्सॉर्ब करेगा। क्योंकि इवेपोराइजेशन क्या होता है, एक तरीके का फेस चेंज होता है। तो यहाँ भी फेस चेंज एक तरीके का हो रहा है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म से तुरंत गैसेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा ये हीट को एब्सॉर्ब करता है। अब ठीक है, हीट को कम एब्सॉर्ब करेगा क्योंकि उसको उतने टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, इसलिए कम हीट को ही एब्सॉर्ब करके वो उड़ जाता है। लेकिन हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो एटलीस्ट फीलिंग तो आएगी ही, इसीलिए आपके हाथ में ठंडा फील होता है। इज इट राइट? यस सर। सर अर्थन पॉट्स का भी एग्जांपल है, इसीलिए बॉइलिंग वाटर जो है वो सर स्ट्रीम जो है वो हमें ज्यादा वो करती है। क्या करती है? नहीं, वो तो अलग चीज है, वो बताया है बेटा, मैंने कल बताया। वो तो लेटेंट हीट में आ जाएगा। कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होती रहती है क्या? सर आपने पेट्रोल का एग्जांपल दिया, तो आप कह रहे हो वो इवेपोरेट होती रहती, तो वो कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होती रहती है। करके देखना, अगर 5 मिनट तक रखोगे पूरा पेट्रोल। अरे सर तभी तो हम गाड़ियों के टैंक्स को बंद कर देते हैं, अगर फ्लाई छोड़ देते तो उड़ ही जाएगा। छोड़ देना, छोड़ देते ना, कुछ देर के लिए छोड़ देना, कुछ देर के लिए छोड़ देना, वो उड़ जाएगा पक्का। अच्छा, कभी कभी देखा है कि आपको गर्मियों के महीने में आसपास की जगहों पे छिड़काव करते हैं पानी का? यस सर, यस सर। क्यों करते होंगे सर? क्योंकि वो आयुष शर्मा बिल्डर बताओ। क्योंकि जब वो पानी छिड़काव करते हैं तो वो जो वाटर होता है वो एवोपोरेट होता है और वो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले लेता है। तो जो हीट एनर्जी लेते वक्त वो एवोपोरेट हो जाता है, तो वो बाकी सराउंडिंग्स को कूल कर देता है। उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। सर स्वेटिंग आल्सो।
ठीक है, स्वेटिंग में क्या होता है बेटा? सर कैन आई टेल? यस, व्हाट इज योर नेम? सर जो स्वेट हमारी बॉडी रिलीज करती है सर, वो इवेपोरेट होता है। तो सेम जैसे यहाँ पे सर कूल होते हैं हमारी बॉडी, मतलब सरफेस, वैसे अपनी बॉडी कूल हो जाती बॉडी से हीट ऑब्जर्व कर रही है। अरे क्या स्वेट क्या कैन आई टेल? बेटा एक एक बच्चा बोलेगा, बताओ। हमारी बॉडी से हीट ऑब्जर्व इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा बताओ, कभी मटके में पानी भरा हुआ देखा है? जब हम ठंडी गर्मी के महीने में पानी भरते हैं मटके में, वाइट इवेपोरेशन के कारण। क्यों सर? उसमें स्मॉल एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट बाहर की सर, जिससे कूलिंग होती है। एब्जॉर्ब कर लेता है हीट बाहर की नहीं, पॉट के सर वो रिलीज कर देते हैं। मटके की जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा ठीक है। सर बिकॉज देयर आर स्मॉल होल्स इन द अर्दन पॉट एंड सर इट टेक्स द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम बेटा प्लीज म्यूट यार, प्लीज म्यूट यार। मैं खत्म करके मैं खुद बताऊंगा, फिर इससे बढ़िया बता लो, एक एक बंदे को बताने दो। क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। हम बताओ ना क्या बोल रहे हो। मटके को क्या कर? सर देयर आर होल्स इन द अर्दन पॉट and sir from the holes they take up the heat from the surrounding and then it gives the cooling effect. वो बाहर निकले तो उस मटके के होल से उसका जो पानी होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वहां से वो बाहर निकल के थोड़ा थोड़ा उसमें जो होल्स होते हैं होल से बाहर निकलता है, और वो जब सरफेस पे जाता है तो सरफेस से उड़ने की कोशिश करता है और इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। और इवेपोरेट होने के चक्कर में बाहर की जो और ज्यादा चीजें हैं ना, या जो आसपास की चीजें हैं, वहां से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते टाइम वो आसपास के टेम्परेचर को डाउन कर देता है। इसी वक्त इसी चीज की वजह से वहां पर कूलिंग हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। हम समर में कॉटन के क्लॉथ को क्यों पहनते हैं? सर क्योंकि सर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। और सर जो कॉटन है वो लोग पानी में पोर्स होते हैं कर पाते हैं, कॉटन को पहनते हैं। और सर वो जो आपने जो मतलब बताया भी सर उसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे जिससे एयर दे कैन मूव आउट एंड इन ऑफ द बॉडी। क्योंकि कॉटन अच्छा ऑब्जर्वर होता है बेटा। कॉटन फाइबर जो होता है ना, इससे हम कॉटन यार्न बनाते हैं और देन इससे हम कॉटन का फैब्रिक बनाते हैं। पहले यार्न बनाते हैं और देन इसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। जो हम पकड़ते हैं, जो हम पहने होते हैं, वो फैब्रिक भी नहीं होता, बल्कि वो तो सीधे सीधे क्लॉथ बन के आता है या गारमेंट होता है वो। ठीक है, इनमें डिफरेंस है, जान लेना। फाइबर, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट। तो कॉटन फाइबर में क्या होता है बेटा, इनके फाइबर की क्वालिटी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं और बहुत सारे ये छोटे छोटे होल्स होते हैं इसके अंदर, ये दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि जो कॉटन जो होता है ना आपके हाथ में, जो कपास या फिर जो रुई है, ऑलरेडी इतना छोटा होता है कि किसी को पता नहीं चलता। माइक्रोस्कोप से जाके पता चल रहा है कि हाँ उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इन होल्स के होने की वजह से ना वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, या जो भी आपकी स्वेटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो सरफेस पे ले जाने की कोशिश करता है। जब ये फैब्रिक आपने पहना हुआ होता है, या जो क्लॉथ पहना हुआ होता है, या जो गारमेंट होता है, आपकी बॉडी से स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करके जो भी पानी होता है उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है। उस पानी को क्या करता है वो, और जो सरफेस होता है वो सरफेस उसको उड़ाने के चक्कर में या फिर इवेपोरेट करने के चक्कर में आसपास की सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है, और इसी वजह से आपकी बॉडी में ठंडा फील होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। वेट। हाँ, कोई बता सकता है कि जो हम अगर ये तो चलो ठीक है, हमारा वेपोराइजेशन का एग्जांपल हो गया। अगर हम कंडेंस के एग्जांपल में बात करें थोड़ा सा, तो क्या कोई बता सकता है कि अगर आपने किसी बाउल में आपने किसी आइस को लिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स लगती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर क्योंकि वाटर के जो वाटर वेपर बेटा एक बच्चा बता रहा है यार, नाम बताओ कौन बताएगा? ऋषभ बताओ प्लीज। सर जो वाटर वेपर्स एयर में होती हैं सर, जैसी वो ये जो सरफेस है सर जिसमें आइस कोल्ड वाटर है, ये इसको छूती हैं, तो सर जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट के रूप में बन जाती है। बिल्कुल। एनीवन एल्स?
सर जो आइस होता है ना, वो आइस जब पिघलता है तो यानी कि वो लेटेंट हीट लेता है, तो वो लेटेंट हीट ग्लास से लेता है। तो जब ग्लास बहुत ठंडा हो जाता है और ठंडा होने की वजह से जो साइड साइड का वाटर, सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपने एक कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर के अंदर आपने आइस रखा हुआ है, मान लो थोड़ा सा पानी भी है आपने रखा हुआ है, उसके अंदर आइस रखा हुआ है और आइस बहुत ज्यादा ठंडा है। अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपने इसमें रख दिया, थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ पर आइस तो रहेगी चलो, लेकिन बाहर इसके मेटल सरफेस के बाहर थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट आती है। बेटा एक बात बता दूं कि ड्रॉपलेट जो होती है ये अंदर एयर से मेटल सरफेस को क्रॉस करते हुए नहीं हो सकती है। इज इट नॉट इजी टू टेल? अगर आप किसी बोतल में लेते हो या जो आपका बॉटल होता है ना, बेटा दे रहा हूं, मौका दूंगा बताने का, जो बॉटल होता है आप लेके जाते हो, कभी कभी होता है जो हीट कंडक्टर वाला जो आपके पास बॉटल होता है, जहां पर वो थर्मल कंडक्टर होता है ना, कि वो आप थर्मल इंसुलेटर होता है एक्चुअली यहाँ पर, तो हमारा पानी ठंडा रहता है ना, गर्म का गर्म रहता है, पानी ठंडा का ठंडा रहता है। अगर वैसा बोतल नहीं है और अगर कहीं मेटल बॉडी है ना पूरी तो आप देखोगे कि यहाँ पर बाहर अब जब पानी भर के ले जाओगे ना, आपका बैग भी थोड़ा स्टील के ग्लास में भी होता है। हाँ, स्टील के ग्लास में भी, या फिर आपके बॉटल के बाहर में भी ना, अगर वो थर्मल इंसुलेटर नहीं है, ऐसी कंडीशन में बाहर देखोगे कि यहाँ पर ड्रॉपलेट रहती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कौन बोल रहा था बताने के लिए? सर आयुष शर्मा। नहीं, आयुष शर्मा बेटे बोलो बेटा। सर बिकॉज जो आइस होती है वो बहुत ठंडी होती है, वो वाटर में जाके वो हीट रिलीज करना शुरू करती है, तो जो बाहर की एयर होती है वो मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करती है और जो एयर का पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा हीट रिलीज करना शुरू करती है। कौन हीट रिलीज करना शुरू करता है? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर नाम बोलो, नाम बोलो यार, नाम बोलो। जतिन अग्रवाल। हाँ सर कहना है जतिन अग्रवाल मिलते हैं, बोलो। सर जब आइस होती है जब ग्लास में, तो वो ग्लास को पूरा ठंडा कर देती है, और जो इसके बाहर ग्लास की वाटर वेपर होती है वो कंडेंस होके उस पे आ जाती है। क्यों ग्लास को ठंडा कर देती है? सर उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस होता है ना तो पिघलता, पिघलते वक्त क्या करता है? तो वो लेटेंट हीट लेता है, हीट तो अब्सॉर्ब करता है, हीट कंटेनर से लेता है, तो फिर कंटेनर ठंडा हो जाता है क्योंकि उससे उसकी हीट किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो फिर ठंडा होने के कारण जो साइड साइड का वाटर वेपर होता है ना, जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो फिर वो पानी बन जाता है, वाटर। आई डोंट थिंक कि हमने कोई चीज छोड़ी हुई है, चैप्टर सही से कंप्लीट किया है। अगर 2-4 से क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की, मेरा प्लीज वेट एंड लिसन टू मी। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर कहीं टेक्निकली अगर किसी का जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट है, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज कूलिंग, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो डोंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दैट। मैंने इतना बता दिया है क्लास में कि अगर आप मेरी चीजों को समझोगे ना, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी डिफिनीशन लिखने से रह जाएगी। सारी डिफिनीशन आप खुद से लिख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर ट्राई करना, अगर आपको सही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं और सही में अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो ट्राई करना कि जो इसके एप्लीकेशंस हैं उनसे क्वेश्चंस बनेंगे और वो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें लिखा नहीं होगा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। जैसे पानी आपको मैं बोल दूं कि बेटा यहाँ गोवा में पानी ठंडा क्यों हो रहा है, और गोवा में जो टेम्परेचर है वो क्यों ऐसा एज इट इज रिमेन रह रहा है, या बंगाल में टेम्परेचर क्यों रिमेन रह रहा है, तो वहां पर बेटा हम नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला एंड व्हाट इज डिफरेंट थिंग, ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप से चीजें मिलने लग जाएंगी और आपको सही में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ज्यादा आगे जा सकते हो। इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनको ज्यादा ट्राई करो। आपके सिलेबस में इसका दोबारा आंसर देने का कोशिश करूं? नहीं हो गया बेटा, इट्स सो इजी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अब चैप्टर खत्म ना, चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया है। जो भी क्वेश्चंस लिसन यार लिसन, जो क्वेश्चन इसके हैं मॉड्यूल के वो तो ट्राई करना ही, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीएससी वगैरह इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो ट्राई कर लेना। जो नहीं है मेरे को पर्सनल कॉल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी फोन कर लेना। रात में बस 8 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ, 7:30-8 के बाद फ्री होता हूँ, तो सर कॉल करेगा। हाँ बोलो बेटा। केमिस्ट्री में से कैसे आएगा? एक्सरसाइज 2 का 11th क्वेश्चन क्या बेटा? एक्सरसाइज मैं अभी तो टाइम नहीं है, मेरे को जाना है तो मैं भी नहीं बता सकता, बट फिर भी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या फिर पूछ लेना। सर जनरल केमिस्ट्री में से कैसे आएगा? जो पढ़ा है वही आएगा, जो पढ़ा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो नहीं पढ़ा है। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।